हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSY चौहान सर में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 6 की NCERT का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो चैप्टर को हम लाइन वाइज लेंगे, एक एक लाइन देखेंगे NCERT की, एक भी लाइन नहीं छूटने देंगे, हर लाइन को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। चलो शुरू करते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। पिछले वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा, जो काले पॉलिश वाले बर्तन थे वो बर्तन अच्छे अच्छे बर्तन थे, कटोरियाँ थी, थालियाँ थी। तो ये चीज़ें जो मिली हमें हमारे उपमहाद्वीप के पुरास्थलों से मिली, जो पुरास्थलों के बारे में हमने जानकारी देखी थी पिछले चैप्टर में। तो पुरास्थलों से मिली ये सारी चीज़ें, लेकिन बात ये है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर कैसे आई होंगी, इन पुरास्थलों तक कैसे पहुँची, ये देखना हमें। तो अब इसमें लिखा है, सवाल यह उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। व्यापारी लोग लाते थे और बेचते थे। जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो भारत है दक्षिण भारत, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से पुकारते थे। इतनी डिमांड थी इसकी, जो काली मिर्च की। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम तक पहुंचाते थे। भारत जो है, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे ये अंदाज लगाया जा सकता कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, क्योंकि जब रोमन सिक्के मिले हैं हमारे देश में इन पुरास्थलों में, तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि हमारा जो रोमन साम्राज्य, रोम के साथ अच्छा व्यापार चल रहा था उस समय। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार कर जाते थे। इनको पार करते थे कुछ व्यापारी लोग। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। जो मानसूनी हवा है, मानसूनी हवा के साथ में, मतलब मानसूनी हवा की डायरेक्शन में, जिधर को मानसूनी हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में ये अपनी नाव को ले जाकर उस मानसूनी हवा का फायदा उठाते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तट से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। जो कावेरी नदी है, इसका मैदान जो है सबसे उपजाऊ है। नदियों के नाम तो आपने सुने होंगे, कृष्णा, कावेरी, इस तरह से, गंगा, यमुना। तो कावेरी का मैदान जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। जो राजा और सरदार थे, मैदानी इलाकों वाले और तटीय इलाकों, तटीय को मतलब समुद्र तट के किनारे किनारे, जो समुद्र तट के सहारे सहारे। संगम कवियों ने
मूवेंदार की चर्चा जो कवि थे ये, इन कवियों में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। मूवेंदार का अर्थ है तीन मुखिया। इनका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया जाता है। तीन शासक परिवार कौन से थे? एक तो चोल, एक चेर, एक पांड्य। मानचित्र 7 पृष्ठ 105, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। चोल, चेर और पांड्य। अब मैं मैप को दिखाऊंगा, इस नक्शे को भी दिखाऊंगा। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। तीनों मुखियाओं के दो दो थे, तो मतलब कितने हो गए? ये छह सत्ता केंद्र हो गए। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। एक तो तटीय वाले हिस्से में था और एक अंदर था, मैदानी में। इस तरह 6 केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पोहार या कावेरीपट्टिनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। अब हम देखते हैं मैप। मैप दिखाता हूं मैंने इनको लास्ट में जोड़ लिया, लास्ट में इनको मैंने ऐड कर लिया। देखो, चेर, ये चेर है, चोल है, ये पांड्य, और जो मदुरई का जिक्र आया ये मदुरई है। अब इसके बाद चलते हैं वापस। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। इनकी डिमांड रहती थी गिफ्ट की, उपहारों की मांग करते थे। ये नियमित कर नहीं लेते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। कभी कभी अभियानों पर भी निकलते थे जो शुल्क वसूलने की वजह से। इनमें से कुछ धन वे अपने पास में रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो उनकी जो प्रशंसा में इन्होंने कविताएं लिखी हैं कवियों ने। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत, उसी मानचित्र में सातवाहन नाम का राजवंश जो था उसका प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमको जो जानकारी मिलती है उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है, जो उनकी माँ ने अभिलेख एक दान किया था। और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिणापथ, दक्षिण और पथ दोनों मिलकर दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी घाटों पर अपनी सेनाएं भेजी। इन सभी घाटों पर इन्होंने अपनी सेनाएं भेजी थीं।
अब इसके बाद आगे चलते हैं। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर इससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। लगभग 7000 साल पहले हुआ था इसका रेशम से जो कपड़ा बनाने का आविष्कार। जो रेशम और रेशम बनाने की जो तकनीकी थी उसका जो आविष्कार सबसे पहले चीन में। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा। चाइना ने बाकी दुनिया से इस तकनीक को छिपाए रखा हजारों साल तक। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिल्क रूट या रेशम मार्ग। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। और ये जानकारी फैल गई। यहाँ से रेशम के बारे में जो जानकारी पश्चिम की ओर फैल गई, उसके बाद करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। तो उनके बीच में जो जो धनी लोग थे और जो उनके बीच में इसका रेशमी कपड़े का प्रचलन हो गया, शौक हो गया उनका। इसकी कीमत बहुत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। वे इन्हें ऐसे नहीं जाने देते थे, यात्रा शुल्क मांगते थे इनसे। मानचित्र 6 पृष्ठ 76-77 को देखो। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं का विवरण दिया गया है। जो ये है सिल्क रूट उसको दिखाया गया। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। तो इस रास्ते पर वो नियंत्रण, कंट्रोल करना चाहते थे। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा भी देते थे कि लुटेरे लूट ना लें, इसकी वजह से इनको सुरक्षा देते थे। देखो ये रहा जो वो मैप के बारे में बताया था। इस तरह से जो कलर में देख लेना, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में था, जो रेड से ये वाला, अगला ये वाला, ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे और ये वाले मार्ग महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे ये। और इस तरह के ये जो हैं ये मार्ग ईरान या फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। और इससे नीचे जो है इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। तो ये जो है इसमें सिल्क रूट के बारे में, ये जो है रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, रेशम मार्ग भी दिया है और सभी महत्वपूर्ण मार्ग दिए हैं। वो कलर के हिसाब से देख लेना, जिस जिस कलर में जैसे जैसे हैं ये
इन सबको देख लेना। ठीक है, अब हम वहीं पहुंचते हैं जहां हमने छोड़ा इसको। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। जो कुषाण थे सिल्क रूट पर जो नियंत्रण रखने वाले जो थे, उनमें मेन ये थे सबसे प्रसिद्ध। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। ठीक है, तो जो ये मार्ग जाता था सिंधु नदी के मुहाने तक, और उसके बाद में फिर जहाज़ों द्वारा रेशम जो है कहाँ तक पहुँचता था, रोमन साम्राज्य तक। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे, उनमें जो कुषाण थे, सोने के सिक्के जारी करने वाले। एक ये मेन क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। एक एक लाइन में से, हर लाइन में से प्रश्न बन सकता है, हर लाइन में से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस लाइन में से बनता है, ये बन जाएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, वो थे कुषाण। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो था कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। किसने? कनिष्क ने। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आराम से। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो उपस्थिति दिखाई जाती थी केवल कुछ संकेतों के माध्यम से। लेकिन अब मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति की पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी अब आके। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व, अब बोधिसत्व किसे बोलते हैं? बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। एकांतवास में ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी।
जो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं उनके पास में बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। ये हमने अनुमान लगाया है, ऐसा महसूस होता है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। क्या नाम था इस बौद्ध धर्म का? थेरवाद। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन, इसका नाम है फाशियन, काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया, लगभग 1600 साल पहले आया। स्वयं त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा। अब इसके बाद बात देखते हैं। देखो, फाशियन चीन वापस कैसे लौटा, तो इसकी थोड़ी सी कहानी इसमें दी गई है। फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचने के लिए उसमें से अपने माल को, जो माल था उसको, जहाज को हल्का करने के लिए बाहर माल को उसको फेंकने लगे। फाशियन ने भी अपने सामान को फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। वो कलेक्ट की थी बुद्ध की प्रतिमा और पांडुलिपियां, वो नहीं फेंकी फाशियन ने, बाकी चीजें फेंकी जहाज को हल्का करने के लिए। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। उसने क्या कहा है उसी के शब्दों में सुनिए। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद तथा तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किधर है। पूर्व, इन दिशाओं का ज्ञान बड़ा मुश्किल है इनकी गतियों को देखे बिना। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। मतलब हवा के रुख की तरफ कोई जहाज चलता रहे तो यही एक चारा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। उसकी विपरीत दिशा में नहीं ले जा सकते हम। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर, जो दूसरा व्यापारी जहाज था वो उसमें चढ़कर वह चीन पहुंच गया। स्वयं त्सांग भूमार्ग से, मतलब उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा।
उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी शुद्ध की बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। उसने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अपने जीवन का बाकी हिस्सा इस काम में लगा दिया उसने। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई, मतलब लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हो गई भक्ति की परंपरा। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। जो हमारी श्रद्धा है किसी भी देवी देवता में, उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। जो भी था, चाहे ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, कुलीन है, चाहे मध्यम परिवार का या जो भी है, सभी के लिए रास्ता इसका खुला था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। यह है कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, तो जो उपदेश का जो संकलन है वो गीता है। उनके उपदेशों का जो संकलन है वो गीता है। उसके अलावा महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के सभी भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा करने पर जोर देते थे। वो लोग भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं। कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। जो कलाकार थे वो इनकी मूर्तियां तैयार करने लगे एक से एक बढ़कर। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। मंदिरों के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। तो अब हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मैंने बाद में इसमें ही इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में थे नहीं, मैंने मैप को भी जोड़ दिया है। ये हमारे महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब हैं। तो ये हमारा यहाँ पे देखो भारत का ये तटीय मैदान है। इधर ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे तटीय मैदान है, काफ़ी बड़ा तटीय मैदान है जो दक्षिण में है। ठीक, ये तो खैर मेरे चैनल का नाम है GS भाई चौहान सर। इसके बाद में ये जो हमने जिक्र किया था सातवाहन, ये सातवाहन है। ये भारत का नक्शा है। जो प्रमुख इसमें नगर और राज्य दे रखे हैं इसमें।
उस समय के। और ये हमारा हो ही गया मैप, जो सिल्क रूट वाला। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। और मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी का पूरा सार एक पीडीएफ के रूप में, पूरा सार एक पीडीएफ के रूप में सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं उसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, अपने हाथ के लिखे हुए, अपने हाथ से बनाऊंगा नोट्स। और एनसीईआरटी का मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और बच्चा ये कहे कि ये वाला आपके नोट्स में नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो बच्चे कहें कि हाँ इसी नोट से आया है, तब मुझे खुशी होगी। तो मैं अभी लगा हुआ हूँ, पूरी कोशिश है मेरी कि पीडीएफ भी सभी बच्चों को प्रोवाइड करा दूंगा मैं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स की, सभी सब्जेक्ट्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथ्स है, चाहे जो भी है, तो सभी की पीडीएफ मैं उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों को। तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे वो ही सफिशियंट है आपको पढ़ने के लिए। इसके अलावा आप कुछ ना पढ़ें तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से आपका काम चल जाएगा। चलिए, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आगे मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।